इनकम फ्रॉम सैलरी में आज की वीडियो में हम देखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा के जो नियम हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ परिस्थितियों में तो चिकित्सा सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी और कुछ स्थितियों में कर योग्य होगी। कुछ में आपकी कुछ शर्तें होंगी जिसके पूरा होने पे कर मुक्त होंगी, नहीं तो कर योग्य होंगी। क्या क्या है? पहला, जब भी नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को चिकित्सा की सुविधा देता है या फिर उसके द्वारा किए गए खर्चों को पुनर्भरण करता है, रीएम्बर्समेंट करता है, तो कर मुक्त कब कब होंगे? जब आपने भारत में चिकित्सा की है तब देखेंगे क्या क्या कर मुक्त है। यदि नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में आपने इलाज कराया है, यदि आपके नियोक्ता का खुद का अस्पताल में इलाज कराया है तो सुविधा आपकी पूर्णतः कर मुक्त होगी। सरकार, स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित या सरकार द्वारा स्वीकृत कोई अस्पताल है तो भी ये सुविधा हमारी पूर्णतः कर मुक्त होगी। किसी अनुमोदित अस्पताल में 3A में वर्णित बीमारी के लिए इलाज के लिए आपने सुविधा दी है तो वो भी हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि उन्होंने निजी अस्पताल में इलाज कराया है जो मान्यता प्राप्त है, जो रिकॉग्नाइज है, तो भी सुविधा कर्मचारी कर मुक्त होगी, लेकिन केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं तो निजी अस्पताल में इलाज पूर्णतः कर मुक्त नहीं होगा, कर योग्य होगा। सरकारी कर्मचारी है तो ये कर मुक्त होगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का यदि नियोक्ता ने भुगतान किया है तो ये भी हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त है। यदि इलाज आपने भारत के बाहर कराया है तो चिकित्सा पे किए गए व्यय, रोगी तथा उसके साथ एक परिचारक, मतलब जो पेशेंट है वो, उसको संभालने के लिए उसके साथ गया हुआ एक अटेंडेंट, उसके चिकित्सा के खर्चे और ठहरने के खर्चे जितना आरबीआई ने स्वीकृत कर दी होगी सीमा, उतने तक कर मुक्त होंगे। उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया है तो एक्सेस अमाउंट हमारे लिए कर योग्य हो जाएगी। पेशेंट और उसका एक अटेंडेंट, रोगी और उसको संभालने वाला एक व्यक्ति के आने जाने के यात्रा व्यय तभी कर मुक्त होंगे जब हमारी कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस सैलरी नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी अन्य जो इनकम है उनको जोड़कर भी जो कुल आय हमारी यदि 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी जिसमें सैलरी की भी और आगे जो अपन पढ़ेंगे उन सारी इनकम को जोड़ के जो ग्रॉस इनकम निकलती है वो हमारी 2 लाख से अधिक नहीं है, तो पेशेंट और उसको संभालने वाले एक अटेंडेंट के यात्रा व्यय पूर्णतः कर मुक्त होंगे। 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर ये कर मुक्त नहीं होंगे। अब किस किस के लिए मिलेगी कर मुक्ति? कर मुक्ति मिलेगी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में, उसके जीवन साथी के लिए, उसके बच्चे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हों चाहे उस पर निर्भर हों, दोनों ही स्थितियों में कर मुक्ति हमें मिल जाएगी। लेकिन माता पिता और भाई बहन की कर मुक्ति तभी मिलेगी जब वो उस पर पूर्णतः आश्रित है। यानी जो बच्चे हैं उनके लिए तो कर मुक्ति हमेशा ही मिलेगी, लेकिन माता पिता और भाई बहन की कर मुक्ति तभी मिलेगी जब वो कर्मचारी पर आश्रित हो। निजी चिकित्सालय में सामान्य चिकित्सा के व्यय आपने यदि करवाए हैं, मतलब नॉर्मल आपने ट्रीटमेंट के लिए यदि अपने प्राइवेट अस्पताल में आप गए हैं तो फिर आपकी सुविधा पूर्णतः कर योग्य होगी। तो ये अपने पॉइंट्स हैं, मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। क्या क्या ध्यान रखना है कि भारत में आपने चिकित्सा करवाई तो नियोक्ता के अस्पताल में, किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा या अप्रूव्ड अस्पताल में 3A में वर्णित बीमारी के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में, और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पूर्णतः कर मुक्त होगा। भारत के बाहर की सुविधा है तो रोगी और उसके अटेंडेंट के इलाज के और ठहरने के खर्चे आरबीआई ने जितना अलाउ कर रखा है उतना कर मुक्त होगा, शेष कर योग्य है। यात्रा वे तभी कर मुक्त होंगे जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो। सदस्यों में जीवन साथी, बच्चे, आश्रित माता पिता और आश्रित भाई बहन शामिल किए जाएंगे। नॉर्मल कोर्स में यदि किसी प्राइवेट एम्प्लॉय ने निजी अस्पताल में इलाज कराया है तो फिर वो हमारी पूर्णतः कर योग्य होगा। अब हम 1-2 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एक्स, इसका वेतन 2 लाख रुपये है, गत वर्ष 22-23 में अपने नियोक्ता से निम्नलिखित व्ययों की क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। श्रीमती एक्स के कैंसर चूँकि हमारी 3A में वर्णित बीमारी है तो इस पर किया गया इलाज पूर्णतः कर मुक्त होगा, तो जो 30,000 रुपये है ये हमारे पूर्णतः एग्जेम्प्टेड है। दूसरा पॉइंट, एक सरकारी अस्पताल में कान के इलाज पर चुकाई गई चिकित्सा व्ययों की राशि, चूँकि इलाज कहाँ कराया आपने सरकारी अस्पताल में, तो ये 3,000 रुपये भी क्या हो जाएंगे हमारे पूर्णतः एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। निजी अस्पताल में सामान्य चिकित्सा, चूँकि सामान्य चिकित्सा है और निजी अस्पताल में है तो ये जो 12,000 रुपये ये हमारे आ जाएंगे पूर्णतः कर योग्य।
यानी 30 + 3 33,000 रुपये यहाँ पे कर मुक्त हैं और 12,000 रुपये यहाँ पे अपने कर योग्य हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं। विवाहित पुत्री जो कैंसर से पीड़ित है, कैंसर चूंकि 3A में वर्णित बीमारी है तो उसके इलाज पे किए गए 3.5 लाख रुपये पूर्णतः कर मुक्त हो जाएंगे। और स्वयं की चिकित्सा पे 22,000 रुपये जिसके नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण किया गया, चूँकि स्वयं की चिकित्सा पे किए गए हैं कि आपने एस्कॉर्ट अस्पताल में करवाया ये इलाज, ये प्राइवेट अस्पताल है अपना, तो ये 22,000 रुपये अपने पूर्णतः कर योग्य हो जाएंगे। नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल, चूँकि नियोक्ता द्वारा संचालित है तो कर्मचारी, उसकी जीवन साथी और उसके बच्चों के इलाज पे किया गया खर्चा पूर्णतः कर मुक्त होगा। आश्रित माता पिता और आश्रित भाई बहन का भी कर मुक्त होगा। इसके अलावा कोई खर्चा यदि किया गया तो वो पूर्णतः कर योग्य होगा। तो चमन, श्रीमती चमन और उसकी पुत्री 7,000 रुपये हमारे लिए कर मुक्त हैं। व्यस्त पुत्र, ये भी हमारा कर मुक्त है। चमन के माता पिता जो चमन पे निर्भर हैं, ये भी हमारा कर मुक्त है। श्रीमती चमन यानी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, चूँकि उस पर वाइफ के पेरेंट्स की छूट नहीं मिलेगी, छूट सिर्फ स्वयं के माँ बाप की मिलती है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा टैक्सेबल। चमन का भाई जो चमन पे निर्भर है, ये हमारा हो जाएगा एग्जेम्प्ट। चमन की बहन जो चमन पे निर्भर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबल। यानी 11,000 और 18,000 29,000 रुपीज़ यहाँ पे टैक्सेबल है। बाकी राशि यहाँ पे आपकी कर मुक्त है, यानी 7,000, 3,200, 5,000 और 7,300, ये जो राशि है ये हमारी टोटल एग्जेम्प्ट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों में नियोक्ता ने पुनर्भरण किया। चिकित्सा निजी अस्पताल में की गई है, क्योंकि निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है, सामान्य इलाज है, कोई विशेष बीमारी नहीं है, ये हमारे लिए पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा। निम्नलिखित राशियाँ गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण की गई। 3A में वर्णित बीमारी, ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शल्य चिकित्सा, ये भी 3A में वर्णित है, ये भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। निजी अस्पताल में सामान्य व्यय, ये हमारे पूर्णतः टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये हमारे नियम है चिकित्सा सुविधा के लिए, कब हमारे लिए कर मुक्त होगी, कब हमारे लिए कर योग्य होगी। इसके नोट्स चूँकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल से ही है, इसको भी आप याद करके रख लीजिए। कोई दिक्कत किसी पॉइंट में, इसके आगे के एग्जाम्पल में जहाँ पे चिकित्सा सुविधा के पॉइंट्स उसको हल करके देखिएगा। कोई डाउट यदि आपको आती है तो मुझसे पूछिएगा। आज के लिए